तो इस लड़के का नाम है इकी, जिसने बचपन से ही आज तक एक नर्क वाली जिंदगी बिताई। इकी इतना कमजोर और बदकिस्मत था कि बचपन से आज तक उसके माँ बाप ने उसे एक जानवर जैसे ट्रीट किया। लेकिन किसने सोचा था कि एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई मैजिक नहीं, वो एक ऐसी ताकत हासिल कर लेगा जिसके सामने बड़े से बड़ा मैजिक नाइट भी टिक नहीं सकता। इन सब की शुरुआत होती है जापान की सबसे बड़ी मैजिक एकेडमी से, जहां अपने इकी को टैलेंट के दम पे एडमिशन मिला होता है। रोज की तरह इकी जब अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस एकेडमी में लौटता है तो वहां पहले से एक लड़की मौजूद थी जो रूम का डोर लॉक करना भूल गई थी। इस लड़की का नाम है स्टेला वेमिलियन, जिसने हाल ही में जापान के मैजिक एकेडमी में एडमिशन लिया है। इकी उसे कहता है कि देखो प्लीज शोर मत करना, और वो अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि लो अब हो गया हिसाब बराबर, जो देख स्टेला बहुत जोर से चिल्ला देती है। अगले ही सीन में दोनों डायरेक्टर के ऑफिस में होते हैं, जहां वो इकी को अपने एकेडमी के रूल्स और डिसिप्लिन समझाते हुए बताती है कि तुम तो जानते ही होगे, इतने सालों से हागुन एकेडमी स्वॉर्ड आर्ट फेस्टिवल में इतना अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। हर साल इस एकेडमी से कोई ना कोई बच्चा मैजिक नाइट बन के निकलता है। हम लोग यहाँ नाम कमाने में लगे हैं और एक तुम हो जिसने अपने एकेडमी के पहले दिन ही अपना नाम डुबा दिया। माफ करना, लेकिन ये बस एक छोटा सा हादसा था, मैं तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। तब डायरेक्टर के कहने पर इकी स्टेला से माफी मांगता है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, बस अपनी स्वॉर्ड से गला काट लो अपना। इकी कहता है कि अबे जाना, क्या बकवास है, बस तुझे बिना कपड़ों में देखने के लिए अपनी जान दे दूं, इससे अच्छी लड़कियां तो ऑनलाइन मिल जाती हैं। जो सुन स्टेला गुस्से में आग बबूला हो गई होती है और अपनी फायर पावर से रिलीज करते हुए कहते हैं कि आज तो तू गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस की बेइज्जती करने की। खुद की जान बचाने के लिए डायरेक्टर जल्दी से वहां से कल्टी मार लेती है। अब इससे पहले कि स्टेला उसे जलाकर राख कर दे, इकी अपनी गलती मानते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं देखा, तुम काफी खूबसूरत हो इसलिए मेरी नजर तुमसे हटी ही नहीं, प्लीज माफ करना। जो सुन के स्टेला शर्मा गई और शांत हो जाती है। मामला शांत होने पर डायरेक्टर उन्हें अंदर आके बताती है कि अब से तुम दोनों रूममेट्स हो, मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट यानी स्टेला और सबसे वीकेस्ट इकी तुम, मैंने तुम दोनों को साथ में रखा ताकि बैलेंस बना रहे। स्टेला कहती है क्या बकवास है, मैं इस चपड़गंजू के साथ नहीं रह सकती, मुझे कहीं और शिफ्ट करो। वो चाहती तो नहीं थी पर डायरेक्टर के कहने पे उसे मानना ही पड़ता है। स्टेला कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली कि मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, दूसरी हमेशा अपनी आंखें बंद रखना, और तीसरी कमरे में कभी सांस मत लेना। अबे पागल, मुझे मारना चाहती है क्या, सांस तो लेने दे। नहीं, मुझे पता है तुम मेरी खुशबू लेना चाहते हो, इसलिए आपसे सांस लेना बंद। दोनों इस बात को लेकर लड़ी रहे होते हैं कि डायरेक्टर उन्हें कहती है अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है एक दूसरे से तो एक छोटी सी बैटल करके डिसाइड कर लो। स्टेला कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इकी भी तैयार हो जाता है। लेकिन इस बैटल के लिए भी उसकी एक शर्त थी, जो भी ये लड़ाई हारेगा वो सामने वाले का जिंदगी भर गुलाम बन के रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। और अपने इकी के पास शर्त मारने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तो अब डायरेक्टर के साथ वो दोनों बैटल एरिना में पहुंच जाते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही स्टेला इकी को नीचा दिखाने की कोशिश तो करती है, पर उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला है कि उसे इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ता। बैटल स्टार्ट होते ही इकी अपनी स्वॉर्ड इंतात्सु को समन करता है और स्टेला भी अपने वेपन फ्लेमिंग लिबार्टन को समन करते ही पहले अटैक करती है, जिसे इकी ने किस तरह डॉज कर लिया होता है। वो फिलहाल अपने डिफेंसिव मोड में था और स्टेला के हर अटैक से बचते हुए बस उसे ब्लॉक करता है। शायद तुम जानते नहीं, पर मेरी स्वॉर्ड का टेम्परेचर 3600 डिग्री सेल्सियस है, इसके टच में भी अगर आ गए तो जल के राख हो जाओगे। तो इकी कहता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने खुद को यहाँ तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है, और इकी स्टेला के ही टेक्निक का यूज करते हुए उस पर ही पलट वार कर देता है। असल में बात यह है कि उसके पास मैजिक न होने की वजह से आज तक किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया, तो उसने जो भी सीखा बस खुद के दम पे सीखा, एक तरह से कहा जाए तो कॉपी स्किल्स। और इसके अगले ही पल इकी का एक अटैक स्टेला को लग ही जाता है, जिसे उसने डिफेंड कर लिया था। उसे समझ आ जाता है कि इस तरह तो वो इकी से जीत नहीं सकती। तो स्टेला अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए अपनी सारी मैजिकल पावर्स को एक जगह पर इकट्ठा करके इकी पर एक तेज वार करती है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उसे लगता, अचानक ही इकी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, जो देख सबको हैरान होते हैं। और स्टेला के हर अटैक को डॉज करते हुए फाइनली इकी अपना सबसे पावरफुल अटैक उस पर लैंड कर देता है और स्टेला हार जाती है। साथ ही साथ इकी भी वहीं बेहोश होकर गिर गया होता है। अब कुछ देर बाद डायरेक्टर स्टेला से मिलने हॉस्पिटल में आती है और उसे इकी के बारे में बताती है कि उसने अपनी पूरी ताकत एक बार में ही इस्तेमाल कर ली, इसलिए फिलहाल वो भी आराम कर रहा है। इकी सिर्फ दिन में एक बार ही अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर सकता है। स्टेला पूछती कि मुझे बताओ कि ये चल कर रहा है, इकी के पास ऐसी ताकतें हैं, फिर भी उसे एफ रैंक क्यों दिया गया। तो डायरेक्टर बताती है कि हमें किसी का भी रैंक उनकी ओवरऑल एबिलिटीज के हिसाब से रखना होता है, न कि सिर्फ फाइटिंग एबिलिटी को देखकर। और असल में बात तो यह है कि अकेडमी वालों के पास ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो बिना मैजिक वाले इंसान का पावर लेवल बता सके, इसलिए एकेडमी की इज्जत बनाए रखने के लिए उसे एफ रैंक दे दिया गया है। ये सारी बातें जानने के बाद स्टेला अपने रूम में आती है ताकि इकी से माफी मांग सके, पर फिलहाल वो सो रहा था। स्टेला को अपने भाई के सिक्स पैक से इतने अच्छे लगते हैं कि वो उसे टच करने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो पीछे घुमा उसका हाथ इकी के नीचे आ जाता है। पर फिलहाल उसका फोकस सिर्फ उसके सिक्स पैक एब्स पर होता है, वो उसे टच करने से खुद को रोक ही नहीं पाती। लेकिन इतने में तभी इकी की आंख खुल गई। जिसके बाद अगले दिन इकी और स्टेला सुबह सुबह एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इकी कहता है कि देखो मैं रोज 20 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, तो जरूरी नहीं कि तुम भी वही करो। यहाँ इनके बीच की कुछ बातों से पता लगता है कि आज 4 साल बाद इकी अपनी बहन से मिलने वाला है, जो अब से इसी अकेडमी में रहेगी। जिसके बाद अब दोनों क्लास में आकर बैठे होते हैं, जहाँ उनकी टीचर यूवी उन्हें आने वाले कॉम्पिटिशन के रूल्स बताती है, जिसमें इस अकेडमी के हर 10 स्टूडेंट को आपस में फाइट करनी होगी टॉप में पहुंचने के लिए, और वहाँ से बस टॉप 6 को ही चुन के कॉम्पिटिशन में भेजा जाएगा, जो आगे चल के मैजिक नाइट बन सकते हैं। कुछ देर बाद अब जब क्लास खत्म होती है तो इकी और स्टेला कॉरिडोर
कॉरिडोर में घूम ही रहे होते हैं कि एक लड़की अचानक से आके इकी का हाथ पकड़ लेती है। वो स्टेला के साथ हुई उसकी लड़ाई की तारीफ करते हुए अपने इंटरव्यू के लिए उसे मनाने की कोशिश करती है। वो लड़की बेचारे से कुछ ज्यादा चिपक रही थी जो स्टेला से झेला नहीं जाता और वहां से जाने लगती है। इकी अब जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, शिजुको नाम की एक लड़की पीछे से उसे आवाज देते हुए कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शिजुको ही असल में इकी की छोटी बहन है जो इस अकेडमी में आई है और उससे बातें करते हुए अचानक ही इकी को किस कर लेती है, जो देख हर कोई हैरान होता है। शिजुको अपनी सफाई देते हुए कहती है कि देखो मैं 4 साल तक अपने भाई से दूर रही तो इतना तो कर ही सकती हूँ। पता नहीं भाई कैसी सोच है इसकी। अब इससे पहले किसी कुछ और वाहियात हरकतें शुरू हो जाए, स्टेला उसे उठाकर जल्दी से इक्की से दूर करती है। स्टेला कहते हैं कि आखिर तुम आई कहाँ से हो? दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी वाहियात चीजें नहीं होती। जो सुन गुस्से में आंख बबूला हुई शिजुको पूछती कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा रिश्ता क्या है मेरे भाई के साथ। तब आसपास इतने सारे लोग होने के बावजूद स्टेला सब कुछ लाकर बता देती कि हाँ मैं इक्की की सर्वेंट हूँ और वो मेरा मास्टर है हमेशा हमेशा के लिए। जैसन गुस्से के आग में भड़की शिजुको अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहती कि अगर ऐसा है तो आओ मैं तुम्हें अपने भाई से आजाद करवाती हूँ। उसे देख स्टेला ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है तो इक्की उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज कम से कम यहाँ पे मत लड़ो, लेकिन वो लोग किसी के सुनने वाले कहाँ थे और दोनों पागलों की तरह लड़ने लग जाते हैं। इनकी इस हरकत की वजह से डायरेक्टर इन्हें सजा के तौर पर बाथरूम साफ करने का काम दे देती हैं। जिसके अब कुछ घंटों बाद शाम में जब दोनों सारे बाथरूम साफ करके बाहर आते हैं तो दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। स्टेला के गुस्सा करने पर शिजुको उसे कहते हैं कि तुम इकी को भी समझ नहीं सकती। तुम्हें क्या पता अगर किसी को कभी ऐसे ट्रीट किया जाए कि जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसे कैसा फील होता होगा, इसलिए प्लीज उससे दूर रहो। जिसके बाद शिजुको अपने रूम में आती है जहाँ हमें उसके रूममेट को दिखाया जाता है जो कि एलएस नाम का एक लड़का है। दूसरी तरफ इक्की से मिलने पर स्टेला उसे कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ तब तक क्या हुआ, मुझे बताओ, आखिर तुम्हें लोगों ने ऐसे क्यों ट्रीट किया। तो वो समझ जाता है कि जरूर इसे शिजुको ने बताया होगा। जिसके बाद इक्की स्टेला से रियोमा नाम के सामुराई के बारे में पूछता है क्या तुम उसे जानती हो। शिजुको कहती है कि हाँ उसके बारे में कौन नहीं जानता, उन्होंने ही तो जापान को लास्ट वर्ल्ड वॉर में जीत दिलाई थी। और यहाँ पता लगता है कि असल में रियोमा कुरुगाने इक्की का ग्रैंडफादर है। पिछले कई सदियों से कुरुगाने फैमिली में जिसने भी जन्म लिया उनके पास बहुत सारा मैजिक हुआ करता था, लेकिन इक्की के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुरुगाने फैमिली में वही एक लौता था जो बिना मैजिक पावर्स के पैदा हुआ, जिस वजह से हमेशा उसके परिवार वाले उसे सबसे अलग एक कमरे में बंद रखते थे। इक्की बताता है कि मैं इन सब चीजों से इतना परेशान हो चुका था कि मैंने एक दिन तंग आके घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी दिन रास्ते में एक तेज तूफान आ गया जिसमें मेरे लिए एक कदम चल पाना भी मुश्किल था। मेरी जिंदगी तो मानो खत्म ही होने वाली थी, लेकिन तब जो इंसान मेरे सामने आया उसने मुझे जिंदा रहने की एक उम्मीद दी। ये और कोई नहीं बल्कि रियोमा के दादाजी थे जो उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें कर क्या रहे हो, तो क्या तुम इस तरह मरना चाहते हो। अगर तुमने आज हार मान ली तो इन लोगों की सोच कभी नहीं बदलने वाली। उसके दादाजी के अलावा आज तक उस पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया और न ही उसे कभी कुछ सिखाया, तो इसलिए आज तक उसने जो भी सीखा अपने हार्डवर्क से सीखा। लेकिन जब एक दिन उसे अपने इसी टैलेंट की वजह से एकेडमी में एडमिशन मिला तो ये बात उसकी फैमिली वालों को पसंद नहीं आई, इसलिए वो आज तक एकेडमी वालों पर प्रेशर बना रहे हैं ताकि इक्की को फेल कर दिया जाए या उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए। इनकी बातचीत के बाद अगले दिन दिखाया जाता है जहां इक्की और स्टेला होने वाले कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं वो इक्की को अपने पहले अपोनेंट मोमो के बारे में बताती है जिसके बारे में इक्की थोड़ा बहुत जानता था और उसकी कुछ कमजोरियां बता ही रहा होता है कि स्टेला मना कर देती है। वो अपनी फाइट को बिल्कुल रॉ एंड रियल लड़ना चाहती थी। दोनों की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब इक्की वहां से जा रहा होता है तो स्टेला से पूछती कल तो हमारी छुट्टी है ना, तो क्या हम कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं। वो खुद सामने से इक्की को डेट के लिए पूछ रही है, लेकिन इतने में ही शिजुको का भी मैसेज आ गया होता है साथ घूमने के लिए और इक्की उसे भी हाँ कर देता है। अगले दिन जब वो और स्टेला शिजुको से मिलने पहुंचते तो यहाँ पर शिजुको अपने रूममेट एलएस के साथ आई होती है और फालतू में ही दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। वहीं इक्की की नजर एलएस के कपड़ों पर जाती है जो बिल्कुल ही लड़कों वाले तो नहीं लग रहे थे। उसे अजीब लगता है कि क्या सच में ये कोई लड़का है। जिसके बाद अब चारों एक मॉल में आए होते हैं और एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं और वहीं उसी मॉल के सिक्योरिटी एरिया पर गन्स के साथ कुछ लोगों ने अटैक कर दिया होता है। तभी इक्की और एलएस जब वॉशरूम में जाते हैं तो उन्हें बाहर से किसी कदमों की आवाज आती है। एलएस जैसे इक्की को शांत कराता है तो कुछ लोग बाथरूम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसते ही हर तरफ गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन टाइम रहते एलएस ने इक्की को एक शैडो पोर्टल के जरिए बाहर निकाल लिया था। इक्की को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी एलएस अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है जिससे शैडोज को कंट्रोल करने के साथ साथ उनके जरिए एक पोर्टल बना के वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। दोनों जब सिक्योरिटी रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से ही किसी ने गार्ड्स को बांध रखा था और यहाँ तक कि उन गुंडों ने मॉल के सारे लोग को अपना हॉस्टेज बना लिया था, जिनमें शिजुको और स्टेला भी थी और वो लोग साथ में यहाँ से निकलने के लिए कुछ प्लान बना रहे होते हैं। उनके ही बीच एक औरत जब अपने बच्चे की जान की रिक्वेस्ट करने के लिए जाती है तो बंदा उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है और साथ में उस छोटे बच्चे को भी बुरी तरह मारने लगता है, जो सब स्टेला से दिखाने जाता और अपने फायर ड्रैगन अटैक से सारी गोलियों को भून के राख कर देती है। वो लोग लगातार स्टेला के ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं पर उस पर कोई भी असर नहीं होता। इतने में ही पीछे से उनका लीडर सामने आता है जो स्टेला को देख कहता है, अरे वाह, मुझे लगा नहीं था कि वैम्बिलियन फैमिली की प्रिंसेस स्टेला वैम्बिलियन भी यहाँ मौजूद होगी। और वो लीडर उसी औरत के सर पे अपनी गन रख देता है अपने बच्चों को तमीज न सिखाने के लिए और जान से मारने ही वाला होता है। कितने में स्टेला अपनी स्वॉर्ड लेकर कूद पड़ी, जो देखो बंदा अपने लेफ्ट हैंड में मौजूद किसी तरह के स्टोन से स्टेला का सारा मैजिक अब्सॉर्ब कर लेता है और
उन्हीं पावर से एक तेज मुक्का स्टेला के पेट में जड़ देता है। वो अच्छी तरह से जानता था कि स्टेला उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती और कहता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे और यहाँ के लोग की सलामती चाहिए तो मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर गिराओ इनकी जान बख्शने के लिए। जो देख कि उनकी मदद के लिए जाना तो चाह रहा होता है, पर एलिस उसे रोक देता है। माँ की हॉस्टेजेस की जान इससे खतरे में आ सकती है। वहीं स्टेला अब मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती, तो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लग जाती है। जो देख कि अब खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन एलिस अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज तुम्हें अपनी बहन के ऊपर भरोसा करना ही होगा। तभी दिखाया जाता है कि शिजुको ने अपना मैजिकल सर्कल कंप्लीट कर लिया होता है और एक बड़े से वाटर बैरियर के अंदर सारे हॉस्टेजेस को ट्रैप कर लेती है, जिससे अब उन लोगों के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता क्योंकि वो लोग वाटर बैरियर के अंदर हैं। तभी उन गुंडों की नजर इक्की पे पड़ जाती है, जो देखी कि अपनी शॉर्ट इंटेंसो को समन कर लेता है और उनकी बरसती हुई गोलियों के बीच कूद जाता है। इक्की ध्यान लगा के अपनी विजुअल एनहांसमेंट को इंक्रीज कर लेता है, जिससे वो समझ आ जाता है कि लीडर की सारी पावर उसके लेफ्ट हैंड में है। जिसके बाद वो अपने फाइनल अटैक सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज करते हुए उस लीडर के हाथ को बीच से ही काट देता है, जिससे उसकी सारी पावर्स चली गई होती हैं। तभी उनके बीच बैठी एक लड़की बूढ़ी औरत के ऊपर गन रखते हुए कहती है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये मरेगी। लेकिन इससे पहले के लोग कुछ करने के बारे में सोच पाते, अंधेरे के बीच से एक बंदे की आवाज आती है और कोई लेजर टाइप अटैक उन सब गुंडों को एक एक करके बेहोश कर देता है। दरअसल ये बंदा हागुन एकेडमी का एक स्टूडेंट था जिसके पास इनविजिबिलिटी के स्किल्स हैं। क्रिहारा, जिसे इक्की भी पहले से जानता था। जब वो सारे बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो कुछ लड़कियां क्रिहारा की तारीफें करने में लगी होती है क्योंकि उसने सबको बचा लिया, और एक तरह से कहा जाए तो अभी सारी लाइमलाइट क्रिहारा ने ही ले ली होती है। इक्की आके कहता है कि आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें बचाया। तो क्रिहारा कहता है कि यार जाने दो, कमजोरों की मदद मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, और तुम्हें क्या लगा इस फालतू से एबिलिटी के साथ तुम उनसे जीत जाओगे। जो देख स्टेला को गुस्सा आता है कि आखिर इक्की का मजाक कैसे उड़ा सकता है। तो क्रिहारा कहता है कि भाई तूने इन्हें बताया नहीं क्या, जब हमारी पिछली फाइट होने वाली थी तो तू डर के मारे किस तरह से भाग गया था। तभी इक्की को एक मेल आता है जिसके जरिए उसे पता लगता है कि उसकी पहली फाइट क्रिहारा के साथ होने वाली है। क्रिहारा कहता है कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, पर भाई तू इस बार भीगी बिल्ली मत बन जाइयो। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ 7 स्टार स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन शुरू हो गया होता है और स्टेला का फर्स्ट अपोनेंट उसके सामने होता है जिसने एक पावरफुल स्टील आर्मर सूट पहना हुआ था। लेकिन क्योंकि स्टेला की एबिलिटी फायर मैजिक है तो एडवांटेज उसी के पास है। आसपास का तापमान इतना बढ़ने की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो रही थी कि वो खुद ही हार मान लेता है। दूसरी तरफ यहाँ इक्की बैठा पिछले साल हुए 7 स्टार स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन में क्रिहारा की बैटल्स देख रहा था और उसकी फाइटिंग एबिलिटीज देखकर डर जाता है कि आखिर मैं इस बंदे से जीतूंगा कैसे। तब स्टेला भी फाइट खत्म करके आ गई होती है और उसके पूछने पर इक्की बताता है कि फिलहाल मैं इसके स्पीड और टाइमिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसे अपोनेंट से लड़ना जिससे मैं देख भी नहीं सकता, ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली। इसके बाद दिखाया जाता है कि शाम के वक्त जब इक्की जॉगिंग कर रहा होता है तो एलिस उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि मैंने तुम्हारे और क्रिहारा के बारे में कुछ बातें सुनी, क्या वो सच है। और तब हमें यहाँ पर ये बात पता लगती है कि असल में जो हागुन एकेडमी का पिछला डायरेक्टर था वो इक्की की फैमिली के साथ मिला हुआ था और उन लोगों ने इक्की को निकालने के लिए क्रिहारा की हेल्प ली थी। तभी एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिहारा ने इक्की को सामने से आकर फाइट के लिए चैलेंज किया था। इक्की के मना कर देने के बावजूद वो उस पर अटैक्स करते हुए उससे गुस्सा दिलाता है, उसका मजाक भी उड़ाता है, लेकिन इक्की ने फिर भी उस वक्त चाह के भी फाइट बैक नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो अकेडमी से निकाल दिया जाता। इतना कुछ सहने के बाद आज तक इक्की इस अकेडमी में टिका हुआ है। इसके अब सीधा कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इक्की के मैच का दिन आ चुका है। एलिस और स्टेला भी उसे चीयर अप करने के लिए आए होते हैं। इसके बाद इक्की होने वाले बैटल का एक कंसेंट फॉर्म साइन करता है तो पीछे से एक लड़की उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता, इस वन साइडेड फाइट के लिए भी तुमने हाँ कर दिया। इक्की कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कब से उससे लड़ने के इंतजार में था और फिलहाल इक्की इसके बारे में जानता था। जो देख वो हैरान होते हैं कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। तो इक्की कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस अकेडमी में कोई भी ऐसा नहीं जो डीमन प्रिंसेस के बारे में ना जानता हो। तभी सैक्यू एकदम से टेलीपोर्ट होकर उसके पास चली जाती है। जो देख इक्की भी हैरान होता है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ। पर इससे पहले कि इनकी बातचीत आगे होती डायरेक्टर आ जाती है और सैक्यू को कहती है कि चलो मेरे साथ, हमें एक सुपरवाइजर की कमी पड़ रही है। और उसके मना करने के बाद भी डायरेक्टर उसे घसीटते हुए ले जाती है। जिसके बाद अब बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ इक्की और क्रिहारा आमने सामने खड़े होते हैं। क्रिहारा कहता है कि अरे वाह, मुझे तो लगा था तुम डर के भाग जाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ मेरे सामने खड़े हो। फाइट शुरू होते ही दोनों अपने अपने वेपन समन करते हैं और अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाने के लिए क्रिहारा ने अपने हर मैच की तरह आसपास एक बड़ा सा जंगल बना दिया होता है ताकि अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल में यूज कर सके। जैसे ही अब क्रिहारा पहले कुछ अटैक्स करता है, इक्की उन सबको डॉज करते हुए ब्लॉक कर देता है क्योंकि अभी भले क्रिहारा इनविजिबल है पर उसके अटैक्स नहीं। जिसके बाद दोनों के बीच ही एक ऑफेंसिव बैटल शुरू हो जाती है जहाँ दोनों ही बिना कोई डिफेंस किए एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे थे। क्रिहारा कहता है कि अभी तो जल्दी खुश मत हो, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और क्रिहारा खुद इक्की को बता के उसके हाथों और पैरों पर लगातार हमले करता है। इक्की के हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी वो इन अटैक से बच नहीं पा रहा होता। यहाँ तक कि इस बार तो क्रिहारा के एरोज भी इनविजिबल हो चुके थे जिस वजह से इक्की के लिए अपना डिफेंस कर पाना बेहद ही मुश्किल हो चुका था। स्टेला कहते हैं कि आखिर ऐसे हो क्या गया, आखिर इतने सारे अटैक्स अपने ऊपर होने क्यों दे रहा है। क्रिहारा इक्की का मजाक उड़ाते हुए कहता
कहता है कि शायद तुम ये सोच रहे होगे कि ये बात किसी को पता ही नहीं है, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने एकेडमी के न्यू डायरेक्टर से सिफारिश करवाई थी ताकि तुम एकेडमी में एडमिशन लेकर 7 स्टार शॉर्ट कॉम्पिटिशन जीतकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि बाकियों की तरह तुम बिना इस कॉम्पिटिशन को जीते अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक के ऊपर ही हंसने लग जाते हैं। उसका ध्यान भटका देख क्रिहारा मौके का फायदा उठाते हुए एक ऐसा खतरनाक अटैक करता है जो सीधा उसकी छाती से होते हुए गुजरता है और बुरी तरह से घायल होकर इकी वहीं गिर जाता है। क्रिहारा अपनी जीत का जश्न मनाते हुए सबके सामने इकी को एक लूजर का टैग दे देता है। स्टेला से ये सब सहन नहीं होता और सारे लोगों का मुंह बंद करवा के इकी को फिर से लड़ने के लिए कहती है, तुम्हें लड़ना ही होगा, अगर तुम आज यहाँ इनके सामने हार गए तो कभी खुद को साबित नहीं कर पाओगे। जो सुन वो हिम्मत जुटाते हुए खड़ा होकर खुद को एक पंच मारता है और खुद से कहता है कि मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। इकी खुद को शांत करके अब क्रिहारा के अटैकिंग पैटर्न और टाइमिंग पे ध्यान देता है और काफी फोकस करने के बाद वो क्रिहारा का अगला अटैक अपने हाथ से ही रोक देता है। जो देख वो भी डर जाता है कि आखिर इसने कैसे किया। इकी कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारी इनविजिबिलिटी अब किसी काम की नहीं। उसके अटैक्स की टाइमिंग को देखकर कि उसकी लोकेशन का पता लगा पा रहा होता है और अपनी इस नई एबिलिटी को उसने नाम दिया है परफेक्ट विजन। जो देख क्रिहारा इतना हैरान होता है कि डर के मार जल्दी से वहां से भागने लगा और उसे खुद से दूर रखने के लिए अपने एरो से लगातार अटैक करने लगता है, पर इसके बावजूद कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उसके सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि क्रिहारा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले भाग नहीं पाता। खुद को हारता हुआ देख क्रिहारा डर के मारे जब अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है तो इकी उसे बीच से चीरते हुए सीधा उसके पास पहुंच जाता है। क्रिहारा की इतनी बुरी तरह फट जाती है कि चीखते हुए इकी के सामने हार मान लेता है, लेकिन इसके बावजूद अपना पूरा बदला लेते हुए इकी सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और धूल हटने के बाद इकी की तलवार क्रिहारा के नाक पर होती है और मौत को इतने करीब से देख के बेचारे की इतनी फट जाती है कि वहीं बेहोश हो जाता है। इकी जीत तो गया था, पर पिछली बार की तरह ही अपनी सारी ताकत एक बार में इस्तेमाल करने की वजह से वो भी बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ घंटों बाद अब जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था और स्टेला उसके देखभाल के लिए वहीं बैठी होती है और जब खुद स्टेला उठती है तो इकी इस रोमांटिक से माहौल का फायदा उठाते हुए उसे प्रपोज कर देता है। इकी अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि मैं फाइनली बहुत खुश हूँ, मेरी मुलाकात तुमसे हुई। जो सुन बेचारी शर्मा के टमाटर जैसे लाल हो गई क्योंकि वो भी शुरुआत से ही उसे पसंद करती थी। इकी स्टेला से वादा करता है कि हम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे जब तक कि हम लोग फाइनल्स में नहीं पहुंच जाते। उनकी इस खूबसूरत रात के बाद देखते ही देखते अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जहां इस बीच इक्की ने अपने 5 के 5 मैच जीत लिए होते हैं और फिलहाल एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स ने भी उसका टैलेंट देखते हुए मजाक उड़ाना बंद कर दिया था। लेकिन इन सब की वजह से स्टेला बहुत गुस्से में होती है क्योंकि इन सब की वजह से वो एक बार भी इक्की के साथ समय नहीं बिता पाई। इसके बाद क्लासरूम में दिखाया जाता है जहां कगामे और कुछ लड़कियां इकी को उन्हें तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने के लिए कहती हैं। जो सुन इकी स्टेला की तरफ देखता है जो गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी, पर फिर भी वो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर देता है। क्लास के बाकी लड़कों की जल रही होती है कि साले क्लास की सारी लड़कियां सिर्फ इसके पीछे क्यों जाती हैं। अगले सुबह इकी उन सबको ट्रेनिंग दे रहा होता है और स्वॉर्ड फाइटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल समझा रहा होता है कि उन्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। लेकिन क्योंकि अभी लड़कियां उसे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, एकेडमी के लड़कों की उसे जल रही होती है। वो लड़के फालतू में किसी से पंगा लेने के लिए उन्हें वापस निकाल लेते हैं। वो लोग एक साथ मिलकर इकी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर फिलहाल उसके लेवल के सामने ये लोग कुछ भी नहीं। उनका लीडर जैसे उस पर गोली चलाने वाला होता है कि बस एक छोटे से पत्थर से उसे रोक देता है। जो देख बेचारे की फट गई होती है कि इसके सामने वो लोग 1 मिनट भी नहीं टिक पाए और जल्दी से हार मान लेता है। कुछ देर बाद अब वो सारे लड़के इक्की से माफी मांग रहे होते हैं और उसकी फाइटिंग स्किल से इंप्रेस होकर कहते हैं कि प्लीज क्या तुम हमें ट्रेन कर सकते हो। और सिर्फ यही लोग नहीं, एकेडमी के बाकी बच्चे भी इक्की से ही ट्रेनिंग लेना चाहते थे। तो अब एक जिम्मेदार टीचर के तौर पर वो सबको सिखाने का फैसला करता है। साथ ही साथ शिजुको भी उसे सीखने वहां आ गई होती है। जो देख स्टेला कहते हैं कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी अपनी स्किल सिखाओ। पर इक्की मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी फाइटिंग स्टाइल सीखे कोई फायदा नहीं होगा। जो सुन बेचारी स्टेला रोते रोते चली जाती है। तो एलिस उसके पास आके कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें इक्की के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये लो मेरी तरफ से, ये गेम तुम्हें काफी खुश कर देगा। वैसे भी रियल लाइफ में तो तुम कुछ कर नहीं पा रही, और यार ये कोई ऐसा वैसा गेम नहीं होता, एडल्ट गेम होता है, तो खुद ही समझ जाओ किस तरह की चीजें होंगी इस गेम में। और स्टेला इसे खेलते हुए काफी एंजॉय भी कर रही होती है। और जैसे ही अब इक्की रूम में आता है, जल्दी से स्टेला गेम को छुपा लेती है। वो बताता है कि कल हम सब लोग ट्रेनिंग के लिए पूल में जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ वहाँ तुम भी आओ। लेकिन स्टेला गुस्से में मना कर देती है क्योंकि सुबह में इक्की ने उसे ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अगली सुबह जब वो लोग पूल में जाने के लिए निकलते हैं तो स्टेला भी अभी इक्की के साथ होती है, क्योंकि पिछली रात इक्की ने उसे अच्छे से 2 घंटा बिठा के समझाया था कि क्यों उसका फाइटिंग स्टाइल स्टेला के लिए अच्छा नहीं है, और तब जाकर बेचारी साथ चलने के लिए मानी थी। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो लोग पूल पहुंच जाते हैं, जहां आसपास का नजारा किसी हेवन से कम नहीं होता। हर तरफ बस लड़कियां ही लड़कियां, वो भी स्विम सूट में। जो देख बेचारे लड़के सोच रहे होते हैं कि काश हम हमेशा के लिए यहीं रह पाते हैं। और वहीं दूर खड़ी एक लड़की पता नहीं क्यों पर इक्की पर नजर रखी होती है। जिसके बाद अब सबकी ट्रेनिंग क्लास शुरू होती है, जहाँ इक्की उन सबको पानी के अंदर शांत रहना सिखा रहा होता है और दूर से स्टेला भी उन्हें देख के वही सब कर रही होती है। भले ही इक्की उसे सिखाना नहीं चाहता, पर स्टेला उसकी जैसी ताकत हासिल करना ही चाहती थी और इक्की की सारी ट्रेनिंग को दूर से ही रहकर कंप्लीट कर रही होती है। शाम में अब सबकी ट्रेनिंग खत्म होने पर वो लोग जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं, जहां अचानक ही इक्की और स्टेला को अपने नेक्स्ट मैच का मेल आता है और उन दोनों की अगली फाइट होने वाली है स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स से। इक्की की अपोनेंट होती है स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर तोमारी और स्टेला का अपोनेंट है इकासुची। और यहीं पर स्टूडेंट काउंसिल के कुछ और मेंबर्स को भी दिखाया जाता है जो इक्की के बारे में
ही बात कर रहे होते हैं और तुम लोगों को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इनके इरादे कुछ ठीक नहीं। जिसके बाद अब सीन अगले दिन पर आता है जहाँ तुम्हारी और इकी के बीच फाइट चल रही होती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि इकी की स्पीड की बराबरी करते हुए उस पर एक जोरदार हमला करने जाती है। और दूसरी तरफ स्टेला का भी मैच काउंसिल मेंबर इकासुची के साथ स्टार्ट हो गया होता है, जहाँ वो बंदा अपनी एक बड़ी सी स्वॉर्ड को घुमाकर स्टेला पर एक खतरनाक वार करता है, लेकिन स्टेला का बस एक ही पलट वार उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ देखने में तो लग रहा था कि तुम्हारी ने इकी की स्पीड की बराबरी कर ली, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसे डॉज करके पकड़ लेता है। इसी के साथ इकी और स्टेला दोनों ने ही उन काउंसिल मेंबर्स को हरा दिया था और इस टाइम भी वही लड़की अपने इकी के ऊपर नजर बनाए रखी हुई थी। मैच खत्म होने के बाद जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो एलेक्स कहता है कि वैसे जो लड़की हमारे पीछे आ रही है उसका क्या करें। तो इकी कहता है कि लगता है तुमने भी उसे नोटिस कर लिया। और जैसे सब लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं तो बेचारी शर्मा गई और पीछे पूल में गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वहाँ उस लड़की की आंख खुलती है और अपना नाम अयासे अयात्सुजी बताती है। इकी को ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसे किसी सरने वाले को जानता है और तब पूछने पर उसे पता लगता है कि असल में अयासे काइडो अयात्सुजी की एक बेटी है जो एक वर्ल्ड फेमस स्वॉर्ड मास्टर है और अपने इकी ने भी स्वॉर्ड चलाना उनकी वीडियोस देखकर सीखा है, लेकिन फिलहाल एक एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अयासे कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे फादर को जानते हो, प्लीज क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो, मुझे सच में सीखना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब इतने जाने माने स्वॉर्ड्समैन की बेटी इकी से हेल्प मांग रही है तो मना कैसे कर सकता है। और अगले सीन में इकी ने अयासे की ट्रेनिंग शुरू कर दी होती है। उसका अपने दुश्मनों को टैकल करने का तरीका तो अच्छा था, पर वो अभी अपने फादर के फाइटिंग स्टाइल को यूज कर रही थी जो उसके लिए ठीक नहीं। इकी कहता है कि देखो अब जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसमें तुम अपने फादर के फाइटिंग स्टाइल को यूज नहीं कर पाओगी, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। पर फिर भी वो रेडी होती है। जिसके बाद इकी उसके फाइटिंग पोजीशन को ठीक करने के लिए खुद से ही उसके पैरों को डायरेक्शंस और मसल्स को सेट करने लगता है, जो देख बेचारी दोनों के होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। और यार अयासे को तो कुछ अलग ही तरीके का मजा आ रहा होता है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं किस तरह का मजा। जिसके बाद अब पूरी तरह से सेट होने के बाद इकी के कहने पर अयासे जब अटैक करती है तो पहली बार में ही इकी के हमलों को ब्लॉक करके वो सीधा उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख देती है, जो देखो बहुत खुश होती है कि इकी ने इतनी जल्दी इतना कुछ सिखा दिया। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो लोग शाम में वापस जा रहे होते हैं तो अयासे कहती है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ रेगुलर ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो कहता है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ हमारे साथ। और इसी के बाद से अयासे की ट्रेनिंग स्टेला के साथ शुरू हो गई होती है। और क्योंकि वो लोग उसे इतने अच्छे से सिखा रहे थे और ट्रेनिंग दे रहे थे तो अयासे उन्हें थैंक्स के तौर पर रेस्टोरेंट में एक ट्रीट देने के लिए लेकर आती है। अयासे काफी खुश थी कि इकी उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। उन लोगों का जब खाना पीना चल ही रहा होता है कि कुछ बदमाश लड़के अयासे के पास आके उसे कहते हैं काफी समय हो चुका है किसी सेक्सी कुड़ी को देखे हुए, क्यों है ना। इकी उन्हें अयासे से दूर रहने के लिए वार्निंग देता है तो उनमें से एक बंदा कांच की बोतल को लेकर इकी के सर पे ही फोड़ देता है, पर इसके बावजूद इकी उसे कुछ नहीं कहता। उसे उकसाने के लिए उनका लीडर यहाँ तक कि इकी के मुंह के ऊपर थूक भी देता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं कहता, जो देखो वो लोग शांति से चले जाते हैं। स्टेला कहती है कि उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। देखो अगर अभी मैं उनसे लड़ता तो मुझे अकेडमी से निकाल देते, वैसे भी वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, हम तीनों के लिए भी उनसे लड़ना आसान नहीं होता। तभी उनके सामने काउंसिल मेंबर्स के 2 लोग आते हैं, जिनमें से वो छोटा लड़का इकी से कहता है कि अच्छा वो तुमने उनसे लड़ाई नहीं की, कुराडो वैसे भी तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस जैसे स्वॉर्ड ईटर से पंगा लेना तुम्हें काफी भारी पड़ जाता। यहाँ पता लगता है कि इकी इन दोनों ही काउंसिल मेंबर्स को पहले से जानता था। ये दोनों यहाँ इकी को वार्निंग देने आए थे कि अगली बार से उस लड़के के साथ कभी मत भिड़ना। अब रात होने पर जब तीनों वापस अकेडमी जा रहे होते हैं तो उन्हें एक मेल आता है और इकी का अगला मैच अयासे के साथ होने वाला था। और इस बात को जानने के बाद अगले दिन से ही अयासे ने उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करना बंद कर दिया। इकी और बाकी सभी से उसने मिलना ही बंद कर दिया था। एलेक्स को उस पर शक हो रहा था तो वो इकी से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से अब बच के रहना चाहिए, उसे पता है कि वो तुमसे कभी जीत नहीं सकती, तो जरूर कोई चाल चलने की कोशिश करेगी। इकी तब उसे अयासे का एक मैसेज दिखाते हुए कहता है कि शायद तुमने पहले ही गेस कर लिया। और मैसेज में अयासे ने इकी को रात 3 बजे स्कूल की छत पे मिलने के लिए बुलाया था, पर फिर भी इकी उससे मिलने जाने को तैयार होता है क्योंकि उसे अयासे पर यकीन है। जिसके बाद अब जब रात होने पर इकी जब उसे मिलने पहुंचा तो वो उसे पूछती कि आखिर तुम क्या करोगे जब तुम्हारा सामना किसी बहुत ही ताकतवर अपोनेंट से हुआ। तो इकी कहता है कि हाँ, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा लड़ने के लिए। जिस पर अयासे अपना वेपन निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं ऐसे ताकतवर अपोनेंट को मैच से पहले ही बाहर करना चाहूंगी। अयासे अब जैसे अपनी शॉट टच करती है पीछे की पूरी बाउंड्री कट गई और वो खुद को पीछे की तरफ धकेलकर नीचे गिरा लेती है, जो देख इकी उसे जल्दी से बचाने के लिए अपने सबसे पावरफुल मूव सिंगल स्टैक ऑफ हेल का यूज करता है और अपनी पूरी स्पीड से उसे पकड़ते हुए पूल में लेकर कूद जाता है। और फिलहाल जो उसने पावर यूज की उसका इफेक्ट तुम्हें बिल्डिंग पर दिख ही रहा होगा। दोनों अब जब पानी से बाहर निकलते हैं तो ऐसे खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली तुमने वो यूज कर ही लिया। असल में यार अभी इकी ने अपना सबसे पावरफुल मूव सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज किया था अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो वो सिर्फ दिन में एक बार ही यूज कर सकता है। और यही था अयासे का प्लान। इन दोनों का अगला मैच अगले 10 घंटे बाद होने वाला है, तो बेचारा इकी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता।
और जैसे ही वापस अपने रूम में आता है बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद अब सुबह इक्की की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ उसका मैच स्टार्ट होने में अब बस कुछ ही देर बचे हैं। डायरेक्टर आके पूछती है कि यार हमने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो तूने ये हाल कर दिया बिल्डिंग का। जिसके बाद अब जब वो लोग डायरेक्टर के ऑफिस में होते हैं तो एक सारी बातें बता देता है कि कैसे उस बिल्डिंग की हालत हुई और पूछता है कि क्या आप उसके बारे में कुछ ऐसा जानती हो जो हम नहीं जानते। तब डायरेक्टर बताती है कि असल में 2 साल पहले अयासे के फादर काइडो एसोजी एक मैच हारने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और जिस बंदे से उनकी फाइट हुई थी उसका नाम था कुराडो कुराशिकी, जिसे लोग सो ऑडिटर भी कहते हैं। और यार ये कुराडो वही बंदा है जिसने कुछ दिनों पहले रेस्टोरेंट में इक्की से लड़ने की कोशिश की थी। उसके साथ हुई फाइट के बाद आज तक अयासे के फादर होश में नहीं आए और उन दोनों के बीच हुई शर्त की वजह से काइडो का डोजो भी कुराडो के नाम हो गया। वहीं इधर अयासे हॉस्पिटल में अपने फादर के सामने बैठी थी जो उस वक्त को याद कर रही होती है जब सो ऑडिटर ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तब से ही बस वो अपने बदले के इंतजार में है। दूसरी तरफ इक्की बैटल एरिना के बाहर बैठा होता है तो वो लोग उससे पूछते कि आखिर तुम अब क्या करने वाले हो। तो इक्की कहता है कि हाँ मेरा फैसला भी वही है। जिसके बाद अब मैच का टाइम हो जाता है जहाँ बैटल एरिना में इक्की और अयासे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। दोनों ही अपना अपना वेपन निकाल कर रेडी थे और इक्की बिना टाइम गवाए उस पर अटैक करने के लिए जाता है। पर इससे पहले कि उसका अटैक लैंड हो पाता अचानक ही उसकी बॉडी पर कहीं से 5 कट्स लग जाते हैं। उसने जैसे ही अब संभलने की कोशिश की पीछे से एक और बड़ा सा कट लग जाता है जिससे इक्की नीचे गिर गया और तब उसे समझ में आता है कि असल में अयासे ने फाइट से पहले ही हर जगह अपने ट्रैप्स बिछा दिए थे और अभी अपनी स्वॉर्ड की मदद से बारी बारी उन्हें एक्टिवेट कर रही है। अयासे को अच्छे से पता है कि वो ट्रैप्स कहाँ लगे हैं और वो बार बार इक्की को वहीं ले जा रही है। अयासे सोचती है कि चलो अच्छा है अभी तक किसी कमेंटेटर को मेरे ट्रैप के बारे में पता नहीं चला, नहीं तो मैं डिस्क्वालीफाई हो सकती हूँ। इधर देखते ही देखते इक्की उसके और ट्रैप्स में फंस रहा होता है जिससे उसके हाथों और पैरों पर एक बड़ा सा कट लग जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी नाजुक हिस्से पर अटैक लगने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। वो फिलहाल इतना जख्मी हो चुका था कि अपना डिफेंस करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छा मौका देखते ही इक्की अब जैसे उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो ब्लॉक कर लेती है और कहती है कि प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद अयासे इक्की के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देती है और इसे लगता है कि शायद ये मैच अब खत्म हुआ। लेकिन धूल हटने के बाद पता लगता है कि असल में इक्की ने अपने स्वॉर्ड के किनारों से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वही किया। असल में यार इक्की मैच होने से पहले अपनी टीचर मिसूरी के पास गया था उन्हें ये बताने के लिए कि अयासे मैच में जरूर चीटिंग करने वाली है और वो खुद ही मिसूरी को कहता है कि भले वो कितनी भी चीटिंग करे आप मैच को रोकना मत। इक्की चाहता तो अयासे के ट्रैप्स को सबके सामने लाके उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अयासे को समझाता है कि तुम अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाने के बजाय उल्टा उनकी स्वॉर्ड स्किल्स को ही बदनाम कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ते पे लाके रहूंगा। और इक्की अपने परफेक्ट विजन को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो अयासे के हर ट्रैप से बचने लगता है जो देख बेचारी डर के मारे अपने सारे ट्रैप्स को एक बार में एक्टिवेट कर देती है। इक्की भी बिना पीछे हटे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और सबको डॉज करते हुए एकदम से अयासे के सामने आ गया और अपने फाइनल अटैक के साथ इस मैच को जीत लेता है। अयासे अब जमीन पर पड़ी रो रही थी तो इक्की उसे कहता है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और वो सब कुछ वापस दिलाऊंगा जो तुमने खो दिया। अयासे कहती है लेकिन क्यों, मैंने तो तुम्हें धोखा दिया ना, तो फिर ये सब क्यों। और तब उसे इक्की के रूप में अपने फादर की झलक दिखती है जो हर वक्त हर किसी का साथ देने के लिए तैयार होते थे और खुद अब रोते हुए किसी हेल्प मांगती है। जिसके बाद अगले दिन इक्की और स्टेला अयासे के साथ उसको डोजो में जा रहे होते हैं सो ऑडिटर से मिलने के लिए। इक्की के पूछने पर अयासे अपने फादर की उस फाइट के बारे में बताती है जहाँ उस दिन बाहर एक तेज तूफान चल रहा था और लड़ते वक्त उन दोनों में से किसी ने भी अपनी असली स्वॉर्ड का यूज नहीं किया था। शुरुआत में तो उसके फादर एक बराबरी की फाइट कर रहे होते हैं पर सो ऑडिटर उनके सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और अपने कुछ खतरनाक वार करके नीचे गिरा देता है। अयासे अपने फादर को रोकने की कोशिश तो करती है पर वो भला अपनी बेटी के ऊपर ऐसा अत्याचार कैसे होने दे सकते थे और दोबारा उसे लड़ने चले जाते हैं। सो ऑडिटर मजाक उड़ाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में तो बहुत सुना था और तुम जैसे सामुराई के पास बस इतनी सी ताकत है। जो सुन अगले ही पल अयासे के फादर अपना सबसे ताकतवर हमला करते हैं जो अगर सही से सो ऑडिटर को लग गया होता तो वो अब तक हार जाता, लेकिन क्योंकि उनकी हालत पहले से ही खराब थी तो हमला बेकार चला जाता है और मौका देख के सो ऑडिटर अपना फाइनल अटैक करता है जिससे उसके फादर हार जाते हैं। अयासे के हाथों में पड़े पड़े वो माफी मांगते हैं कि अपने डोजो को भी नहीं बचा सके। सो ऑडिटर जाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है अपना रोना धोना बंद करो, मुझे कल ये जगह खाली चाहिए। जिसके बाद सीना प्रेजेंट में आता है जहाँ वो लोग डोजो में पहुंच जाते हैं और इक्की आते ही कुराडो को चैलेंज करते हुए कहता है कि अयासे की जगह पर इस डोजो के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा। असल में यार इक्की जब अंदर आ रहा था तो कुराडो के पंटरों ने उसका रास्ता रोका था और फिलहाल इक्की उन सबकी धुलाई करके अंदर आया होता है जो देख कुराडो इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि शायद काफी टाइम बाद मुझे थोड़ा मजा आएगा और अपने वेपन ओरिचिमारू को समन करता है जिसकी पावर है शेप शिफ्टिंग। उसका वेपन किसी भी चीज का शेप ले सकता है। साथ ही इक्की ने भी अपने वेपन इंटेत्सो को समन कर लिया था जो देख कुराडो सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इक्की पलटवार करने की जगह शुरुआत में बस उसके सारे हमलों को डॉज करने पर ध्यान दे रहा था और थोड़ी देर बाद ही जैसे एक मौका देख के उसे मारने आगे बढ़ता है कुराडो उसे डॉज कर लेता है। उसकी स्पीड देख के इक्की भी हैरान होता है कि आखिर ये बच कैसे गया। जिसके बाद कुराडो इक्की से थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए उस पर सारे अटैक्स कर रहा होता है क्योंकि असल में यार इक्की की स्पेशलिटी है क्लोज कॉम्बैट अटैक, तो उसके पास जाना मतलब खतरे को दावत देना। फिलहाल कुराडो के काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी इक्की उसे करीब आने लगता है तो कुराडो अब मौका देख के पीछे से हमला करने का ट्राई करता है, लेकिन इक्की अपने परफेक्ट विजन की वजह से उसे डॉज कर लेता है और जैसे ही अब उसने खुद अटैक करने की कोशिश की सो ऑडिटर उसे भी डॉज कर लेता है। दोनों
दोनों की फाइट अभी टक्कर पे चल रही थी और कुराडो की स्पीड देख के इकी हैरान था कि आखिर ऐसा कर कैसे पा रहा है। असल में बात यह है कि किसी नॉर्मल इंसान की रिएक्शन स्पीड होती है 0.3 सेकंड्स, इकी और स्टेला की है 0.1 सेकंड्स, लेकिन यहाँ तो कुराडो की रिएक्शन स्पीड 0.05 से भी कम है। कुराडो अब अपनी पूरी स्पीड से इकी के ऊपर अटैक करता ही जा रहा था, जिसे वो जैसे तैसे डॉज कर रहा होता है। इकी उसे संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसका पैर नीचे फंस गया, जिस वजह से इकी कुराडो के एक बहुत ही खतरनाक हमले से बच जाता है। और फिलहाल यार कुराडो की स्पीड और स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन देख के इकी को डर लगने के बजाय उसे और मजा आने लगता है। अयासे डर जाती है कि कहीं इसके साथ भी वो ना हो जो मेरे फादर के साथ हुआ, और इसे रोकने की सोचती है तो स्टेला कहते हैं कि नहीं रुक जाओ। इकी को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब उसका सामने वाला अपोनेंट पूरी ताकत से लड़ सके। और फिलहाल उसके चेहरे की हंसी बता रही है कि ये फाइट कौन जीतेगा। ये देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर कुराडो से हार के दुखी थे। और तब अयासे को समझ में आता है कि जब उसके फादर ने सॉरी कहा था तो वो अयासे को नहीं कुराडो से कह रहे थे, उसे एक अच्छी फाइट न दे पाने की वजह से। तब स्टेला की नजर कुराडो पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि भले इसकी स्पीड ज्यादा है पर इसी वजह से थकता भी बहुत जल्दी है। इकी इधर जब अयासे के फादर के बारे में कुराडो से पूछता है तो वो उनका और मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वो बुड्ढा तो बड़ा ही कमजोर था, लेकिन हाँ तू अलग है। काफी टाइम बाद मुझे इतना मजा आ रहा है। जो सुन इकी बहुत ही गुस्से में आते हुए कहता है कि इस डोजो के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, इसे वापस दे। और इकी उसी टेक्निक का यूज करता है जो कि 2 साल पहले अयासे के फादर ने किया था। जो देख कुराडो भी अपने वेपन का साइज डबल कर लेता है और दोनों ही पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ बढ़ के अपना अटैक करते हैं। और कुछ सेकंड्स बाद कुराडो के शरीर पे एक बड़ा सा कट लग जाता है, मतलब कि फाइनली इकी जीत ही गया। अयासे ये देख के हैरान होती है और कहती है कि कैसे इकी ने भी मेरे फादर का अटैक कैसे यूज किया। तो स्टेला कहते हैं कि नहीं इतना हैरान मत हो, यही तो इकी की स्पेशलिटी है, वो किसी के भी अटैक को बस एक बार में ही देख के सीख लेता है। तभी कुराडो लड़खड़ाता हुआ इकी का नाम पूछता है और उसके बारे में जानने के बाद वहां से जाते हुए कहता है कि फिलहाल इस डोजो को तू ही रख, इस लड़ाई को हम 7 स्टार कॉम्पिटिशन में खत्म करेंगे। और उसके जाने के बाद फाइनली ये डोजो अयासुजी फैमिली को वापस मिल जाता है और अयासे बाहर अपने फादर के नाम का बोर्ड भी लगा देती है। इसके कुछ दिनों बाद पता लगता है कि असल में अयासे ने अपने चीटिंग के बारे में खुद ही सबको बता दिया, तो वो अब डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। तभी इकी को अयासे का एक मैसेज आता है जिससे पता लगता है कि फाइनली 2 साल बाद अयासे के फादर कोमा से बाहर आ चुके हैं। फिलहाल इकी और स्टेला साथ में बैठे होते हैं और माहौल बनता देख स्टेला उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी शिजुको और एलिस अपनी टांग अड़ा देते हैं। पता नहीं भाई ये बेचारे लोग कभी कुछ ढंग से कर भी पाएंगे या नहीं। जिसके बाद अब अगले कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां इस बीच इकी ने टोटल 12 मैचेस जीत लिए होते हैं, जिस वजह से अकेडमी में वो काफी पॉपुलर भी हो चुका था। इकी के मैच खत्म होने के कुछ दिनों बाद समर वेकेशन भी आ गई होती है, जहां इकी और स्टेला एक बस में बैठकर छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे थे। डायरेक्टर ने ही उन्हें ऑफर किया था, दोनों ही अब तक अपने सारे मैचेस जीतते आए हैं, तो एक तरह से डायरेक्टर की तरफ से एक रिवॉर्ड है। स्टेला तो बड़ी खुश होती है कि वहां जाके तो फुल मजा ही मजा करेगी इकी के साथ। उन्हें ये नहीं पता कि डायरेक्टर ने तो उन्हें वहां किसी और मकसद से ही भेजा है। दूसरी तरफ यहाँ शिजुको और एलिस ट्रेन स्टेशन पे बैठे होते हैं, जहाँ शिजुको कहते हैं कि मुझे भी अपने भाई के साथ जाना था, लेकिन एक जरूरी काम आने की वजह से मैं नहीं जा सकती। और थोड़ी देर बाद ट्रेन के आने पर शिजुको चली जाती है। एलिस कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर ने उन्हें छुट्टियां बिताने के लिए भेजा होगा। दूसरी तरफ स्टेला और इकी अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके होते हैं। स्टेला कहते हैं कि यार कितनी ठंड है यहाँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। जो सुन इकी एक जेंटलमैन बनते हुए अपनी जैकेट दे देता है। स्टेला के तो मजे ही मजे थे कि सुनसान जगह पे वो दोनों अकेले हैं, पर इससे पहले कि उनके बीच कुछ हो पाता सामने से कुछ लोग उनकी तरफ आने लगते हैं। इकी देखता है कि लोग तो काउंसिल मेंबर्स के स्टूडेंट्स हैं और बस यहीं से उन बेचारों की सारी वेकेशन बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो लोग अब उनके साथ ही रहने वाले हैं। काउंसिल मेंबर्स स्टेला और इकी को लाकर उन्हें एक बड़े से होटल में साफ सफाई करने का काम देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सबको बताते हैं कि बस 1 महीने बाद इस जगह पर स्कूल ट्रेनिंग कैंप होने वाला है, तो उससे पहले हमें ये जगह साफ करनी होगी। और तब उस छोटू लड़के से इकी को पता लगता है कि असल में तो यहाँ डायरेक्टर ने उन दोनों को काउंसिल मेंबर्स के साफ सफाई में मदद के लिए ही यहाँ भेजा है। दूसरी तरफ शिजुको फिलहाल अपने घर आ चुकी होती है और यार ये लड़की अपने भाई के लिए इतनी पागल है कि इसने अपनी बिल्ली का नाम भी इकी के नाम पे रखा है। इधर अब काफी घंटों की मेहनत के बाद जब इनकी साफ सफाई खत्म हो जाती है तो स्टेला इकी के साथ वाटरफॉल देखने जाने का सोचती है। तुम्हारी कहते कि हमें ज्यादा बेवकूफ मत समझो, वाटरफॉल देखने के बहाने वहाँ क्या क्या होगा हमें भी पता है। जिसके बाद अब दोनों जब एक पहाड़ी जैसे रास्ते पे चढ़ के वाटरफॉल की तरफ जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में स्टेला चकराने लगती है। तो इकी पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? शायद इसलिए कि तुमने सुबह सिर्फ 2 कटोरी चावल खाए थे, आमतौर पर तो तुम 7 से 8 खाती हो। जोसन बेचारी शर्माते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसने बोला, मैं नॉर्मली भी सिर्फ 2 कटोरी खाती हूँ। इकी जब उसे वापस लौटने की बात कहता है तो मना कर देती है कि नहीं, हम वापस नहीं जा रहे हैं। अब भाई बड़ी मुश्किल से तो बेचारी को ऐसा मौका मिला है, तो भला छोड़ कैसे सकती है। दूसरी तरफ यहाँ शिजुको अपने रूम में बैठी ही थी कि बाहर से उसे कोई नॉक करके बोलता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बुलाया है। जोसन वो कहती है कि आखिर क्यों, भला मुझसे उन्हें क्या काम आ गया। इधर पहाड़ के ऊपर मौसम काफी खराब हो रहा होता है और साथ ही स्टेला की तबीयत भी काफी बिगड़ रही थी। उसे लग रहा था कहीं उन दोनों के बीच में किसकी वजह से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। अरे पागल, ये क्या बोल रही हो, ज्यादा मत सोचो, घुटने पे जोर पड़ेगा तुम्हारे। असल में इस बेचारी को इससे पहले कभी बुखार नहीं आया, तो उसे पता ही नहीं बुखार में फील क्या होता है। वापस जाने के लिए इकी अब स्टेला को उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते हैं तेज बारिश शुरू हो गई होती है। जो देख जल्दी से इकी भीगने से बचने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढने लगता है और वहीं एक बंदा उनका पीछा कर रहा होता है। अब बारिश से बचने के लिए उन्हें सुनसान पड़ी एक झोपड़ी मिल जाती है, जहाँ दोनों आराम करने के लिए रुक जाते हैं। इकी स्टेला को जब चेक करता है तो उसका सर काफी गर्म हो चुका था और क्योंकि स्टेला के सारे कपड़े गीले थे तो इकी उसे कहता है कि तुम इसे उतार सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और भाई इसके बाद जो
भी कुछ होता है, अगर मैंने तुम्हें वो दिखा दिया तो शायद मेरे चैनल की आखिरी वीडियो होगी। तो भाई और उनकी बहनों प्लीज माफ कर दो। इन दोनों के अंदर कुछ और चल रहा होता है और बाहर खड़ा हुआ बंदा अपने लीडर को उनकी लोकेशन बताते हुए कहता है कि वो लोग यही हैं, तुम चाहो तो आप शुरू कर सकते हो। और इस बंदे की राक्षस जैसी हंसी देख के तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ शिजुको अब अपने फादर से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे जैसे कुछ कहने वाला होता है। शिजुको कहती है कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ घर वापस अपनी मॉम के कहने पर आई थी, तो अब चलती हूँ। उसका फादर कहता है कि जरा रुक जाओ, तुम्हारी मॉम को तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने ही कहा था। मैं तुमसे 7 स्टार कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे हाल ही में पता चला कि तुमने सिलेक्शन मैचेस में 12 के 12 मैच जीत लिए हैं। ये करके तुमने हमारे परिवार का नाम और ऊंचा कर दिया, इसलिए मुझे तुम पे काफी गर्व है। लेकिन ये सब सुनकर शिजुको को और गुस्सा आता है कि इकी ने भी तो सारे मैचेस जीते हैं, पर आपको उसकी कोई फिक्र ही नहीं। सच में आप लोग की सोच कभी नहीं बदल सकती। उसके फादर ये सुन के भी कुछ नहीं कहता और गुस्से में शिजुको चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला सो चुकी थी और इकी उसके पास बैठा ही होता है कि उसे कुछ भूकंप जैसा फील होता है। जैसे उसने बाहर निकल के देखा तो एक बड़ा सा गोलम ठीक उस घर के ऊपर खड़ा उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था। पर ऐसा कुछ होता है कि इससे पहले ही इकी अपनी पूरी स्पीड का यूज करते हुए स्टेला को जल्दी से बाहर निकाल लेता है और उसे एक सेफ जगह पर रख के इकी इंटेसो को समन करते हुए सीधा उस गोलम पर अटैक करके एक ही बार में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो गोलम अपने सारे टुकड़ों में रिजनरेट होके और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जितनी बार भी इकी उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था वो रिजनरेट होके और ही बढ़ते ही जा रहे थे और इतनी ताकत यूज करने की वजह से वो खुद इतना थक चुका था कि हारने लगता है। जो देख स्टेला इकी को चिल्लाते हुए पुकारती है, जो उन गोलम्स ने भी सुन लिया होता है और उल्टा उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि अब उसे कुछ होता, सही टाइम पे तुम्हारी आ जाती है, जो उन गोलम्स के टुकड़े टुकड़े करके स्टेला को जल्दी से लेके वहां से निकल लेती है। साथ ही अब बाकी के काउंसिल मेंबर्स भी वहां पहुंच गए होते हैं, जो उन गोलम्स को खत्म करने में लग गए थे। पर वो कितना भी ज्यादा उन्हें मार ले, इसके बावजूद वो बार बार रिजनरेट हो रहे थे। इकी समझ जाता है कि जरूर इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। उन सभी लोग की हालत ऑलमोस्ट हारने को ही हो गई थी कि इतने में काउंसिल मेंबर्स के प्रेसिडेंट डोका सामने आती है और कहती है कि चिंता मत करो, वायरस को ट्रेस करके मैं उस तक पहुंच सकती हूँ। और डोका बिल्कुल एक बिजली की रफ्तार से उन सारे गोलम्स को लिपटा देती है, यहाँ तक कि वो तो स्वॉर्ड निकाले बिना ही उस आदमी का माइंड तक अफेक्ट कर देती है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा था। कि उसे अपने सामने खड़ा देख हैरान था और तब उसे समझ में आता है कि इसे क्यों एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट कहा जाता है। उसने पहली बार काउंसिलर प्रेसिडेंट की असली ताकत देखी थी। वहीं इधर शिजुको को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसका अगला मैच डोका के साथ होगा। जो देखो वो हैरान होते हुए बस एक स्माइल करती है। अगली सुबह इक्की, स्टेला और एलिस इसी बात पे चर्चा कर रहे होते हैं कि भला शिजुको काउंसिल प्रेसिडेंट से कैसे जीत पाएगी। वो तो एक वाटर यूजर है और डोका एक लाइटनिंग यूजर। एलिस कहता है कि इतनी टेंशन मत लो, शिजुको अपनी स्किल से वाटर को बिल्कुल प्योर कर देती है, तो उसके लाइटनिंग अटैक्स का कुछ खास असर नहीं होगा। शाम में अब शिजुको से मिलने पर एलिस उसे समझाता है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है, क्या तुम सच में कर पाओगी। जिसके बाद अब उनके मैच वाला दिन आ जाता है जहाँ दोनों ही इस वक्त आमने सामने थे और अपने अपने वेपन समन कर लेते हैं। लेकिन अब मैच स्टार्ट होने के बाद भी वो लोग अपनी जगह से नहीं हिलते। दोनों में से कोई भी पहला अटैक नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि बस एक छोटी सी गलती और किसी की भी जान जा सकती है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद न चाहते हुए भी शिजुको अपना पहला अटैक कर देती है। उसने एक बार में ढेर सारे अटैक्स कर दिए होते हैं, जिससे डोका काफी आसानी से बच रही थी और दूर से ही अटैक करती है। अपने डिफेंस के लिए शिजुको एक बड़ी सी वाटर वॉल बना देती है और पानी के तेज प्रेशर का यूज करके उस पर ही पलटवार कर रही होती है। लेकिन फिलहाल डोका की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी और क्योंकि उसके सारे अटैक्स सीधा शिजुको के वाटर वॉल पे लग रहे थे, तो उसे भी कुछ बिजली के झटके फील हो रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपने वाटर वॉल को बनाना नहीं रोकती। जो देख डोका समझ जाती है कि जरूर अभी थक रही होगी, अब अच्छा मौका है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मौका देख के शिजुको उसके पैरों को ही बर्फ में जमा देती है और एक बड़ी सी बर्फ से बनी चट्टान को तेजी से उसके ऊपर गिरा देती है। और जैसे ही उसने चैन की सांस ली होती है कि अचानक डोका एक ही अटैक में उसे तोड़ते हुए बाहर निकलकर एकदम से शिजुको के ऊपर वार करती है, जो जल्दी से उसने डॉज कर लिया था। शिजुको अपना अटैक तैयारी कर रही थी कि इतने में डोका पलक झपकते ही उसके ऊपर एक और अटैक कर देती है। लेकिन फिलहाल वो बच गई थी, क्योंकि ये बस एक वाटर क्लोन था। डोका की स्पीड के सामने शिजुको तो अपना डिफेंस करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती। तो एक ही बताता है कि अभी तो यहाँ शिजुको उसके अटैक्स देख ही नहीं पा रही, क्योंकि यही सेम अटैक मुझ पर टीचर साइको ने भी यूज किया था। और वो कहते हैं कि हाँ सही कहा, इस टेक्निक को नुकियाशी कहा जाता है, जिसमें सही तरीके से ब्रीथिंग और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करना होता है। और वो स्टेला के ऊपर ही इसे यूज करके दिखाती है। अब यार ये क्या चल रहा है, पता नहीं कौन से जोनरा में आ गया मैं। दरअसल साइको का मानना है कि ह्यूमन ब्रेन इतनी तेज मूवमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता और इस टेक्निक का यूजर उसका फायदा इतनी अच्छी तरीके से उठाता है कि सामने वाले को उसका अटैक इनविजिबल जैसा लगता है। मतलब फिलहाल शिजुको के जीतने का चांस न के बराबर है। और सही में वो काफी इंजर्ड भी हो चुकी थी। शिजुको खुद को डोका से दूर रखते हुए उस पर बर्फ के बने बड़े बड़े नुकीले पत्थरों को फेंकने लगती है और जब वो इन्हें डॉज करने में बिजी हो गई होती है, मौका देख के शिजुको उसके हाथों को ही बर्फ में जमा देती है। लेकिन इसके बावजूद एकदम से ही छूट कर डोका उस पर हमला कर देती है, पर फिर भी शिजुको बच जाती है, क्योंकि वो तो बस एक क्लोन था। और अगले ही पल वो अपने ढेर सारे क्लोन्स के साथ डोका पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, क्योंकि डोका जितना भी उसके क्लोन्स को मार रही थी, आसपास और भी घना कोहरा छा रहा होता है, जिसमें वो काफी आसानी से छुपकर अपने अटैक्स कर सकती है। आसपास फैले हुए घने कोहरे का फायदा उठाकर शिजुको अचानक से ही डोका पर सीधा स्वॉर्ड से एक जानलेवा हमला कर देती है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी फायदा नहीं होता। शिजुको उसकी लाइटनिंग स्पीड के सामने टिक नहीं पाती और इस मैच को यही हार जाती है। जिसके बाद अब रात होने पर इक्की और बाकी सब जब उससे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, तो शिजुको कहती है कि प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये मैच मैं हार चुकी हूँ और यही सच है, तो प्लीज मुझे कोई तसल्ली देने की कोशिश मत करना। जो सुन इक्की और स्टेला बाहर चले जाते हैं। एलिस को
छोड़कर। जो देखो वो गुस्सा करती है कि आखिर तुम अब तक यहाँ से गए क्यों नहीं, चले जाओ बाहर, मुझे अकेला छोड़ दो। जो सुन एलिस उसे गले से लगा लेता है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें अपना दर्द छुपाने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ उसके फादर को भी ये बात पता लग चुकी थी कि उनकी बेटी सिलेक्शन मैचेस से बाहर हो चुकी है और उसके फादर के साथ यहाँ वही मोटा बंदा होता है जिसने गोलम्स को कंट्रोल कर रखा था। शिजुको के फादर उससे कहते हैं कि आप सब तुम्हारे ऊपर है, जो चाहे वो करो। जिसके बाद अगले दिन अब स्टेला का 14th मैच होता है जिसको भी वो बड़ी आसानी से जीत लेती है। और शाम में जब वो इकी के साथ बाहर वक्त बिताने के लिए निकलती है तो पूछती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर किस प्रॉमिस की बात हो रही है, तो सोचते रहो, मुझे क्या। यहाँ बातों बातों में इन दोनों का ही माहौल इतना अच्छा बन गया होता है कि डायरेक्ट किस कर लेते हैं और इनकी ये हरकतें करते हुए देख दूर से एक बंदा उनकी फोटो खींच लेता है। समझ जाओ कि अब तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब अगले दिन स्कूल में सबके पोस्टर्स लगे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि अब सभी प्लेयर्स के सिर्फ और सिर्फ 4-4 मैचेस ही बचे हैं। वहीं डायरेक्टर इकी को बुला के उससे पूछते हैं क्या तुम इस मोटे भैंसे को जानते हो, अकाजा नाम है इसका। तो इकी कहता है कि हाँ, ये हमारे कुरगाने फैमिली के लिए काम करता है, खासकर मेरे फादर के लिए। जो सुन डायरेक्टर इकी को संभाल के रहने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये बंदा अकेडमी में अपनी जासूसी करवा रहा है तो जरूर इसका कुछ मकसद होगा। शाम होने पर जब वो लोग अकेडमी में वापस लौटते हैं तो यहाँ तो कांड ही हो चुका था। उनके चुम्मा चाटी वाली वो फोटो हर जगह वायरल हो चुकी है। स्टेला तो गुस्से में पेपर को ही जला के राख कर देती है। वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतने में खुद अकाजा उनके सामने आता है और इकी से कहता है कि बच्चे अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अथॉरिटीज से ऑर्डर आया है एक मीटिंग के लिए तुम्हें लेकर आने का। और इकी उसके बात टाल नहीं सकता था तो वो चला जाता है। लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इसके अगले ही दिन 28 जून को इकी को एक बहुत बड़े जेल में डाल दिया जाता है। और इसके बाद सीधा अगले दिन 29 जून को उसकी पहली हियरिंग होती है जहाँ बड़ी बड़ी चेयर पे एक जज की तरह बैठे अकाजा के साथ कुछ लोग उसे पूछते हैं कि आखिर तुम स्टेला से कब से मिलने लगे। दरअसल उनके हिसाब से एक प्रिंसेस के साथ रिलेशनशिप रखना वो भी इकी जैसे लड़के के लिए किसी क्राइम से कम नहीं। जिस पर इकी कहता है कि देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस उसे चाहता हूँ, तो इसमें आखिर गलत क्या है। पर अपनी सफाई देने के बावजूद 30 जून को इकी को एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ अब क्या क्या होने वाला है। दूसरी तरफ अकेडमी में स्टेला ने अपना अगला मैच भी जीत लिया होता है, पर अब भी यहाँ यही बातें चल रही थी कि इन लोगों ने कितनी अश्लील हरकतें की, भला खुलेआम ऐसा कौन करता है। अगले दिन 1 जुलाई को उसके कैद में होने के साथ साथ उसे सिलेक्शन मैचेस खेलने के लिए ले जाया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने की वजह से उसे कई दिनों से ढंग से खाना भी नहीं दिया गया। पर इन सब के बावजूद इकी अपना ये मैच भी जीत लेता है जिसे करवाने के लिए मिस यूरी आई हुई थी। 2 जुलाई को अब ऐसे न्यूज फैलाई जा रही होती है कि इकी एक बेरहम मर्डरर है और ये फैला कौन रहा है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। शिजुको और बाकी लोग जब बैठ के इसी बारे में बात कर रहे होते हैं तो स्टेला कहती है कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, मुझे उसके साथ होना ही नहीं चाहिए था। जो सुन शिजुको गुस्से में स्टेला को एक जोर का जड़ती है और कहती है कि मेरा भाई सब कुछ इसलिए सह रहा है क्योंकि वो तुमसे दूर नहीं होना चाहता और एक तुम हो जो ये सब सोच रही हो। और गुस्से में शिजुको उसे डरपोक कह के चली जाती है और शर्मिंदा होकर 4 जुलाई को स्टेला अपने ही बाल काट लेती है। 5 जुलाई को इकी अपना एक और मैच जीत लेता है जो कि उसका 16th मैच था। बॉडी में इतनी कमजोरी होने की वजह से इकी तो ढंग से खराब ही नहीं हो पाता। जो देखे मिस यूरी उसे संभालती है और गार्ड्स का ध्यान भटका के चुपके से इकी के पॉकेट में एक पेपर डाल देती है। अपने कन्फाइनमेंट में आने के बाद जब इकी उस पेपर को खोलता है तो अंदर स्टेला के कटे हुए बाल थे। उसकी तरफ से एक सिग्नल था इकी के लिए हार न मानने का। अगले दिन अब 6 जुलाई को हियरिंग के वक्त इकी अकाजा से अपने फादर से मिलने की बात रखता है क्योंकि वो इस ब्रांच के हेड है, तो वो एक बार उनसे बात करना चाहता है। अकाजा पहले तो नहीं मानता पर उसे डायरेक्टर की तरफ से इकी को अपने फादर से मिलवाने की रिक्वेस्ट आती है और उसे एक ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है। कुछ देर बाद जब इकी अपने फादर से मिलने पहुंचता है तो वो काफी हैरान था क्योंकि उसके फादर खुश थे कि इकी अपने सारे मैचेस जीतता रहा है और उसकी काफी तारीफ करते हैं। उसका फादर उसे समझाता है कि देखो मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम जैसे लोग जिनके पास किसी तरह की मैजिक स्किल नहीं बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अगर तुम जैसे लोग कामयाब हो जाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर तो लोग भरोसा करना ही छोड़ देंगे। मैंने हमेशा चाहा कि तुम कभी आगे न बढ़ो और यही सच है। तुम जैसे टैलेंटलेस लोगों को इतना समझ लेना चाहिए कि ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी, इससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। और अपने फादर के मुंह से सब बातें सुन के इकी को काफी बुरा फील होता है। जिसके बाद अगले दिन 8 जुलाई को इकी अपना 17th मैच भी जीत लेता है, पर इसके बावजूद उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था। उसके लिए तो जैसे जिंदा रहने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। इकी हमेशा से चाहता था कि कम से कम अपने फादर के सामने खुद को साबित कर सके, पर अब तो उसकी ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। इकी के लगातार सारे मैचेस जीतने के बाद अब कुछ दिनों में उसका फाइनल मैच होने वाला है। 14 जुलाई को अकाजा इकी को बुला के उसे बताता है कि तुम्हारी फाइनल मैच के अपोनेंट डोका होने वाली है। अगर तुम ये मैच जीत गए तो अपना टैलेंट साबित करने के लिए इतना काफी है, इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो जिंदगी भर कभी 7 स्टार कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले पाओगे। उसी दिन रात में डोका शिजुको को बुलाकर उसे बताती है कि मुझे पता है कि वो लोग उसे ढंग से नहीं रख रहे हैं, यहाँ तक कि इकी को ढंग से खाने तक को नहीं मिल रहा, तो हमारा ये मैच किसी भी तरह से फेयर नहीं होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इकी इस मैच के लिए मना कर दे। शिजुको कहती है कि ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ, लेकिन असल में तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। ये फाइनल मैच ही इकी की
आखिरी उम्मीद है। और हाँ, सिर्फ इकी का ही नहीं, साथ ही साथ स्टेला का भी फाइनल मैच होने वाला था, जिसके लिए वो पूरी जी जान से प्रैक्टिस कर रही होती है। और टाइम बीतते बीतते अब वो दिन भी आ ही जाता है जहाँ सभी का फाइनल मैच है। आज जो 6 लोग जीतेंगे वही 7 स्टार कॉम्पिटिशन में एकेडमी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इन सब मैचेस में स्टेला, एलएस और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी होती है। लेकिन इकी का मैच ही इकलौता मैच होगा जिसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। जो देख डायरेक्टर को समझ में आ जाता है कि ये कमेटी वाले पूरी जनता के सामने उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। वहीं तभी डायरेक्टर के पास एक बुढ़ा आता है जिसे लोग फेमस लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं। वैसे तो डोका मेरी फेवरेट है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि आज उसका अपोनेंट क्या कमाल करता है। इतने में अकाजा भी वहीं आ गया होता है और कहता है कि शायद आज मैच में कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। और तब अनाउंसमेंट के जरिए ये पता लगता है कि इकी अभी तक पहुंचा ही नहीं। अगले 15 मिनट में अगर वो नहीं आया तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और डोका जीत जाएगी। डायरेक्टर अकाजा की तरफ देखते हुए उससे पूछती कि आखिर बात क्या है। कमेटी वालों ने तो प्रॉमिस किया था कि इकी को वो अपने साथ कार में लाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन जब हम उसे लेने गए तो पहले ही वहां से जा चुका था। वैसे भी वो कोई बच्चा नहीं है, जब उसे आना होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे बात साफ दिख रही थी कि ये इन लोगों की ही एक चाल है। दूसरी तरफ इकी तेजी से भागते हुए बैटल एरिना की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और इतनी देर से लगातार दौड़ने की वजह से वो इतना थक चुका था कि अब चल ही नहीं पा रहा होता। इकी अपने दादाजी को याद करते हुए सोचता है कि शायद उनकी वो मोटिवेशनल बातें मेरे लिए बनी ही नहीं थी। मैं तो एक यूजलेस हूँ जिसमें कोई टैलेंट नहीं। मैंने जितनी आगे बढ़ने की कोशिश की उतनी जिंदगी मेरे लिए मुश्किल होती गई। मेरी तो टेक्निक्स भी दूसरों की चुराई हुई होती हैं। फिलहाल ये सारी बातें उसके मन में चल रही होती है और लगभग वो खुद से हार मान ही चुका था कि एंड मोमेंट पे उसका दिल नहीं मानता। उसके अंदर दोबारा एक उम्मीद जागती है इस दुनिया से लड़ने की और काफी दिन बाद आसपास का माहौल उसके लिए फिर से रंगों से भर जाता है। जैसे ही अब इकी अपनी आंखें खोलता है तो शिज़ुको उसे गले से लगाए बैठी थी और वो कहती है कि भले तुम चाहे जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी इकी देखता है कि एकेडमी काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर उसे चीयर अप करने के लिए खड़े थे, जो चाहते थे कि इकी इस मैच को जीतकर ही लौटे। उन लोगों के बीच ही स्टेला भी खड़ी होती है जिसने फिलहाल अपना फाइनल मैच जीत लिया था, जो देख इकी के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक नया जोश भर गया होता है। वेटिंग रूम में बैठा छुटकू डोका से कहता है कि आपका ओपोनेंट फाइनली आ चुका है। तो वो कहती है कि चलो अच्छा है, कम से कम वो लड़के हार मानेगा। जिसके बाद डोका और इकी एक साथ बैटलफील्ड में एंटर करते हैं, जहां एलएस भी उसे अपने फाइनल मैच में जीता हुआ मेडल दिखा रहा होता है। अरे भाई, क्यों सब बेचारे को जलाने में लगे हो? सब बस लगे पड़े अपना मेडल दिखाने में। तभी साइक्यू की नजर इकी के हालत पे पड़ती है, जो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। डोका कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारे लिए दुख तो है, पर मैं भी बिना लड़े हार नहीं मान सकती। और एक एक करके दोनों ही अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। इकी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो मैच के शुरुआत में ही सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो देख सब हैरान होते हैं कि इतने खराब हालत में भी इसने इसे कैसे यूज कर लिया। डोका सोचती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि अब ये अपनी पूरी स्पीड से मेरी तरफ आएगा, बस अगर एक बार मैंने इसे डॉज कर लिया तो ये दोबारा वो अटैक नहीं कर सकता। डोका इधर एडवांटेज में थी, पर वो फिर भी अपनी पूरी ताकत के साथ इक्की से लड़ना चाह रही थी। पर अपने भाई के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो बस एक ही बार उस अटैक के साथ वो स्पीड हासिल कर पाएगा, तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इक्की अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ जैसे ही आगे बढ़ने लगा, डोका भी अपना मोस्ट पावरफुल मूव राइकिरी यूज करती है और दोनों की इस भयानक टक्कर के बाद डोका जमीन पर पड़ी होती है और खून से लथपथ इक्की हाथ उठा के अपने जीत का ऐलान करता है। वहीं बैटल एरिना के बाहर सो ऑडिटर भी इस मैच का रिजल्ट जानने के लिए खड़ा था और इकी की जीत पे खुश होता है, लेकिन ये सब इस मोटे गैंडे से देखा नहीं जाता और कहता है कि जरूर इसने कोई चीटिंग की होगी, वो जीत नहीं सकता। नहीं, तुम गलत हो, ये बिल्कुल एक फेयर फाइट थी, उन दोनों ने ही अपनी पूरी जान लगा दी। तब डायरेक्टर बताती है कि असल में तो इकी का ये अटैक राइकिरी को हराने के लिए काफी नहीं था, पर जब इकी ने उसे यूज किया तो अपनी सारी एनर्जी बस एक सेकंड में ही लगा दी, उसे बचने का जरा भी चांस ही नहीं मिला। यहाँ इधर इकी की हालत खड़े होने लायक तक नहीं थी, पर फिर भी वो खुद को संभाल लेता है, जो देख गुस्से में अकाजा उसे जान से मारने के लिए सामने खड़ा होता है। पर इससे पहले क्यों कुछ करता, पीछे से स्टेला आके एक ही बार में उसे उड़न छू कर देती है। इकी चलते हुए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जो देख स्टेला जल्दी से आके उसे गले से लगा लेती है। इकी को लगता है कि शायद अब यही सही मौका है और जल्दी से सारी बातें अपने ध्यान से हटाकर सीधा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और स्टेला का जवाब तो हमेशा से हाँ ही था, तो दोनों 21 के साथ अपनी बर्बादी या फिर कह लो शादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन इससे बेचारी शिज़ुको का दिल टूट चुका था। अब यार ये बोल भी क्यों रहा हूँ मैं, अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ इकी के फादर को वर्मिलियन एम्पायर की तरफ से कॉल आती है, मतलब कि स्टेला के डैड की तरफ से, और वो उस पर चिल्लाता है कि तुम लोग अपनी गंदी पॉलिटिक्स बच्चों से दूर रखो, वैसे भी अब दोनों शादी करने वाले हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, तो शायद तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। वहीं एकेडमी में फाइनल जीतने वाले अब उन 6 लोगों को चुन लिया गया था जो 7 स्टार कॉम्पिटिशन में एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही डोका इस साल के काउंसिल मेंबर्स के लीडर के तौर पर इकी को चुनती है, जो देखो सोचता है कि क्यों मुझे क्यों चुना गया, पर सबको इतनी एक्साइटमेंट में देख के उसे पता चल रहा होता है कि शायद सब इस फैसले से खुश है। वैसे तो यार मैंने सोचा था कि 7 स्टार कॉम्पिटिशन भी इसी सीजन में दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस एनिमे का फर्स्ट सीजन यही खत्म होता है। बाकी हाँ, तुम लोग लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।